नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। कामना करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पहली बूंद पाठ को पढ़ेंगे। आप सबको पता है हमारा देश विविधताओं का देश है। यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खान पान, पहनावा, ना, भौगोलिक दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से और भी अनेक प्रकार की विविधताएं आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। मौसम की बात करते हैं हम, तो मौसम भी अलग अलग मिलता है। अभी देखो यहाँ पर गर्मी पड़ रही है, कहीं आप देखोगे तो बर्फ जम रही है। तो जो गर्म प्रदेश होते हैं, जिनमें हमारा ज्यादातर ये राजस्थान है, आपका मध्य प्रदेश है, यूपी है और कुछ हरियाणा है, दिल्ली है, ये जो प्रदेश है इनमें बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। और मई जून के महीने की बात करें तो उसमें महीने में जो है गर्मी का ऐसा आलम होता है कि आदमी घर से निकलना भी जो है मुश्किल होता है उसका। और सारे प्राणी, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे उस गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। पेड़ पौधों का तो ये होता है कि सूख जाते हो, धरती जो है ऐसा दिखाई देती है कि बंजर हो गई हो। अब ऐसे समय में जब जैसे ही वर्षा ऋतु शुरू होती है और वर्षा ऋतु में जो पहली बार जो बारिश होती है, तो उस पहली बूंद का कवि ने हमारे साथ में इस पाठ में अनुभव साझा किया है। और पहली बूंद होने के बाद में जो प्रकृति का आनंद है, प्रकृति का सौंदर्य है, तो उसको कवि ने अपने जो है भावों को आपको साझा किया है, प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताया है। आपको भी हो सकता है कि कितना प्यारा लगता है बारिश का मौसम ना। बारिश में नहाने चले जाते होंगे, अच्छी बारिश होती है तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, और इस पाठ में क्या है, कौन कवि है जिसने इसकी रचना की है। कवि से परिचय करते हैं। इससे पहले आप सारे बच्चे जो है, अनुरोध है कि सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर दे और अपने साथ के बच्चे या दोस्तों को साझा कर दे ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिल जाए। धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल 1923 से 2007 तक ये रहे। 1923 में जन्म हुआ, 2007 में इनका निधन हो गया। उन्होंने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम रचनाएं लिखी है, बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी है। और अपनी एक अन्य कविता और है, हम कुछ सीखे में वे कहते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। इस तरीके से वो एक बच्चों के लिए कविताएं लिखने वाले साहित्यकार थे। बच्चों के अंदर देश प्रेम और प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति जो है प्रेम जगाने वाले वो साहित्यकार थे। तो चैप्टर में क्या है, पाठ में क्या है, कविता में क्या क्या चीजें हमें बताई गई है, चलो पाठ का केंद्रीय भाव देख लेते हैं। तो पाठ का केंद्रीय भाव है, क्या बताया गया पाठ में, गोपाल कृष्ण कौल द्वारा लिखित पहली बूंद कविता प्रकृति और वर्षा की सुंदरता को अद्वितीय रूप में प्रस्तुत करती है। यह कविता धरती की प्यास, आकाश के बदलते रंग, पहली बूंद के गिरने के महत्व को गहराई से उजागर करती है। और वर्षा के आने से, अर्थात जब वर्षा आ जाती है उसके आने के बाद में जो पशु पक्षी तथा अन्य प्राणियों के साथ साथ धरती का भी रोम रोम खिल उठता है। तो सूखी धरती को एक नया जीवन प्राप्त होता है और उसके बाद में चारों तरफ हरियाली हरियाली छा जाती है। तो इस तरीके से इस कविता में प्रकृति के सौंदर्य, वर्षा का महत्व और धरती के हर्षोल्लास को, अर्थात उनकी खुशी को, उल्लास को बड़े ही सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है ना। तो किस तरीके से कवि बताते हैं, आगे देखिए। वह पावस का प्रथम दिवस जब बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन ने ली अगड़ाई। अर्थात आपको पता है पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु, जो होती है वर्षा का मौसम होता है उसे कहते हैं। कि वह पावस का प्रथम दिवस, वह जो है वर्षा का पहला दिन, जब धरा पर अर्थात धरती पर बूंद आई, पहली बूंद आई, तो अंकुर फूट पड़ा धरती से। तो जो बीज होते हैं ना, आप देखे होंगे घर पे बीज जो होते हैं खेतों में, और जब बीज जो अंकुर उससे फूटता है तो बीज फूट जाता है, थोड़ा सा उसमें हरा हरा सा जो है पौधा निकलने लगता है
तो उसे अंकुर कहते हैं। अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन ने ली अंगड़ाई। अंकुर जो है धरती से फूट पड़ा है और उसमें नए जीवन ने अंगड़ाई ली है। जैसे आप सुबह सुबह जागते हैं, जागते समय आप अंगड़ाई लेकर के जागते हैं ना, एक नया सवेरा होता है आपके लिए, एक नई ऊर्जा होती है आपके शरीर के अंदर। उसी तरीके से वो पहली बूंद जब पड़ी, धरती पर आई, तो अंकुर फूट पड़ा और उसके ने जो है नए जीवन ने अंगड़ाई ली, अर्थात धरती पर, और उस बीज ने एक नए जीवन का उसके अंदर संचार हुआ, है ना। तो कैसे कह रहे देखो कि वर्षा ऋतु के आगमन पर धरती पर जो परिवर्तन आए थे उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। और ये जो पंक्तियां अभी आपको बताई थी उसमें बताया है कि ग्रीष्म ऋतु के बाद में जब वर्षा ऋतु आती है तो चारों तरफ जो है आनंद रूपी हरियाली फैली है। वर्षा की पहली बूंद जब धरती पर आती है तो धरती के अंदर जो बीज छिपे हैं वो अंकुर फूट करके बाहर निकल आता है। तो कैसा लगता है कि मानो वह बीज नया जीवन पा करके अंगड़ाई लेकर के और जाग गया हो। जैसे हम सुबह सुबह जब जागते हैं तो हम अंगड़ाई सी लेते हैं, उसी तरह से पहली बूंद जब आई तो अंकुर इस तरीके से फूट पड़ा, वो बीज था उसमें अंकुर फूट करके ऐसे निकल आया जैसे मानो वो बीज नया जीवन पा करके अंगड़ाई लेकर के जाग गया हो, है ना। देखो कठिन शब्दार्थ है, थोड़ा सा देख लीजिए आप। प्रथम दिवस पहला दिन है, बूंद वर्षा ऋतु है, पहली बूंद धारा का मतलब धरती है, और अंकुर फूटना मतलब जो पौधा है वो बीज से निकलना, अंगड़ाई खिंचाव के साथ जागना। हम जैसे जागते हैं सुबह सुबह, और नव जीवन का अर्थ होता है नया जीवन। आगे देखो आगे क्या बता रहे हैं। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत आकर, वसुंधरा सी रोमावल सी हरी धूप पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। अर्थात पहली बूंद, पहली बारिश की बूंद धरा पर धरती पर आने से और क्या क्या होता है या क्या हुआ, तो धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत आकर। तो ये देखिए जब आप बहुत ज्यादा प्यासे हो, आपके होठ सूख रहे हो, कंठ सूख रहा हो, और आपको पानी मिल जाए थोड़ा सा, तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो मुझे अमृत मिल गया हो। तो वही जो मई जून का महीना होता है, गर्मी का ये आलम होता है कि पूरी धरती सूख जाती है। तो इसलिए यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, सूखे अधरों पर, कि जो पहली बूंद गिरती है बारिश की, सूखे अधर, अधर अधरों मतलब होठ, तो पृथ्वी के जो सूखे होठ है अर्थात जो सूखी हुई पृथ्वी है उस पर वो बूंद गिरती है, अमृत रूपी बूंद, जो बारिश की पहली बूंद आकर के गिरती है, तो क्या होता है, वसुंधरा की रोमावल सी हरी धूप पुलकी मुस्काई। तो जिस तरीके से आप देखते हैं कि हमारे शरीर पर जो नाभि होती है, टुंडी होती है, उससे नीचे या ऊपर तक जो बाल होते हैं, ऊपर से छाती तक, तो वो एक रोम, रोम से होते हैं बाल, छोटे छोटे बाल होते हैं हमारे शरीर के ऊपर, उनको रोम बोला जाता है ना, रुआ। तो वो एकदम ऐसी लाइन सी बनी हुई होती है हमारे शरीर के ऊपर बालों की। उसी तरीके से वसुंधरा पर जब, अर्थात पृथ्वी पर जब बारिश आती है तो बारिश आने के बाद में क्या है, हरा हो जाता है, दूब उग जाती है, हरी दूब हो जाती है। तो ये कह रहे हैं, और रोमावली का मतलब एक पंक्तिबद्ध जो है खड़ी होना, पंक्ति एक तरीके से रोमों की पंक्ति। तो हमारे शरीर पर रोम पकती है, लेकिन धरती पर कौन से रोम है, यहाँ पर दूब को रोम कहा गया, दूब को रुआ कहा गया है। तो वसुंधरा की रोमावल सी हरी दूब पुलकी मुस्काई। तो जो दूब है बारिश के आने के बाद में पुलकी मतलब पुलकना, अर्थात खुश होना, मुस्काई मतलब मुस्काना। तो हरी धूप किस तरीके से मुस्काई, जिस तरीके से हमारे शरीर पर जब बारिश आती है, कोई खुशी होती है, तो हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं, शरीर के रुए रुए खड़े हो जाते हैं। तो धरती इतनी खुश, मतलब बारिश से खुश हुई, जिससे कि हरी धूप जो है वो रोम की तरह पंक्तिबद्ध तरीके से वो फुलका रही है और मुस्कुरा रही है ना। तो क्या है देखिए आगे। तो कवि कहते हैं कि धरती के सूखे ओठों पर बारिश की पहली बूंद अमृत के समान गिरी। तो कैसा लगा, मानो वर्षा आने से बेजान और सूखी पड़ी धरती को एक नया जीवन मिल गया हो, और धरती रूपी सुंदरी, है ना, ये धरती एक सुंदर स्त्री की तरह, तो धरती रूपी सुंदर स्त्री के रोमों की पंक्ति की तरह
हरी घास भी मुस्कुराने लगी और खुशियों से भर उठी। तो पहली बूंद कुछ इस तरह से इस पृथ्वी पर आई, जिसका खूबसूरत एहसास और परिणाम धरती को मिला। अर्थात धरती के सूखे अधरों पर जब पहली बूंद गिरी तो उसे क्या हुआ, बहुत ज्यादा खुशी हुई, बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई, है ना। तो अधर का मतलब होठ, अमृत अमरता देने वाला रस या सुधा, वसुंधरा मतलब पृथ्वी, और रोमावली बोलते हैं आपको भी बताया, जैसे नाभि से ऊपर सीने तक की जो रोए हैं उनको बोला जाता है ना। पुलकना मतलब खुश होना, हरिदू मतलब हरी घास, मुस्काई मतलब मुस्कुराना। तीसरा देखो और कैसा लगता है। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। आसमान में सागर उड़ सकता है क्या? नहीं उड़ सकता। सागर कहां से जाएगा आसमान में? लेकिन वो जो आसमान में बादल है वो उड़ रहे हैं, वो ऐसे लग रहे हैं कि, और जो बिजलियां चमक रही है तो कैसा लग रहा है बिजली चमकने पे और बादलों के देखने से, कि मानो आसमान में उड़ता सागर, कि मानो आसमान में जो बादल है वो सागर बन के उड़ रहा हो। लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। तो देखो जब बिजली कड़कती है तो वो सोने का जैसे उसका कलर होता है ना। और पर का मतलब पंख। तो आसमान में जो सागर उड़ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि वो बिजली रूपी पंख, सोने के पंख लगा करके और आसमान में उड़ रहा हो। ठीक है, कैसा लग रहा है कि बिजली रूपी सोने के पंख लगा करके बादल आसमान में उड़ रहा हो, मतलब सागर आसमान में उड़ रहा हो। तो यहाँ पर बादलों की क्या क्या है, सागर कहा है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। और जो आपके जो मेघों की गर्जना होती है, बादल जब गरजते हैं तो ऐसा लग रहा है कि मानो वो नगाड़े बजा रहा हो। बादल धरती की तरुणाई, और जो बादल है वो मेघ रूपी गर्जना करके धरती की तरुणाई, तरुणाई का मतलब होता है यौवनता या फिर जवानी। वो क्या है, इस सुंदर स्त्री की, धरती रूपी जो स्त्री की सुंदरता या उसकी यौवनता को, उसकी जवानी को वो नगाड़े बजा करके और जगा रहे हैं। कैसे जगा रहे हैं, मतलब मेघों की गर्जना होगी मतलब नगाड़े बजेंगे तो बारिश होगी, बारिश होगी तो प्रकृति अर्थात धरती हरी भरी होगी, हरी भरी होगी धरती तो वो सुंदर लगेगी। एक जवान और तरुण अर्थात यौवन युवा स्त्री की तरह वो लगेगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि नगाड़े बजा करके बादल धरती की यौवनता को जगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो इस तरीके से पहली बूंद धरती पर आई। और क्या करें, तो भावार्थ में समझ लेते। लेकर यहाँ वर्षा ऋतु के आगमन पर धरती में आए परिवर्तन के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि आसमान में जल रूपी बादलों में बिजली चमक रही है तो कैसी लग रही है, जैसे सागर बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा हो। बादलों की गर्जना सुनकर ऐसा आभास होता है कि वे नगाड़े बजा बजा करके धरती की यौवनता को जगा रहे हैं। तो मतलब आकाश में बादल उमड़ घुमड़ करके बारिश के लिए तैयार होते हैं। अगला, सागर मतलब समुद्र, इनका अर्थ समझ चुके होंगे आप, तो देख लीजिएगा। नीले नयनों सा है अंबर, काली पुतली से ये जलधर। तो नीले नयनों, आसमान नीला होता है तो नीले, तो आसमान की अर्थात अंबर की तुलना हमारी आंखों से की है ना। तो नीले नयनों सा यह अंबर, ये आकाश कैसा है, नीली आंखों के जैसा। काली पुतली से ये जलधर, और जलधर अर्थात ये बादल, जलधर का मतलब बादल, ये हमारी जो आंखों के ऊपर जो काली पुतली होती है अंदर, उस काली पुतली के समान ये क्या, जलधर है अर्थात बादल। तो बादलों को काली पुतली के समान बताया है और नैनों को अंबर के समान बताया है। तो जब हम किसी का दुख देखते हैं ना, किसी को परेशान देखते हैं तो हमारी आंखों से जो है अश्रु बह जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही बताया गया कि जो आकाश है वो आंखें हैं और जो काली पुतली है वो बादल है, जो कि करुणा विगलित अश्रु बहाकर, जो कि विगलित मतलब पिघल करके, करुणा मतलब दया, अर्थात धरती का दुख देख करके वो पिघल गए और अश्रु बहा करके, और उन्होंने अपने आंसू बहा करके
धरती की चिर प्यास बुझाई। चिर मतलब लंबे समय से जो धरती प्यासी थी उसकी प्यास बुझा दी। मतलब ये आकाश क्या है? आंखें हैं, काली पुतली, ये बादल है, और जो कि करुणा में पिघल करके आंसू बहा करके और धरती की लंबी समय से जो प्यास थी वो उन्होंने बुझा दी। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, बनने को फिर से ललचाई। अब क्या हुआ? ये जो बूढ़ी धरती हो चुकी थी, अर्थात चारों तरफ सूखा पड़ गया था, कहीं पर भी हरियाली नहीं थी, अब बारिश के होने से शस्य श्यामला का मतलब होता है हरी भरी हो जाना। तो ये धरती जो है वापस से हरी भरी हो गई और वापस जो है वो हरी भरी होने को या एक यौवनता या जवानी की जो है उसमें फिर से जो है लालच आ गया, मतलब दोबारा से हरा भरा होने का लालच आ गया। ऐसी जो है पहली बूंद धरा पर आई। तो देखो दोबारा देख लीजिए, आकाश और बादलों का वर्णन यहां पर कैसे किया गया है? नीले नयनों। आकाश को बताया है नीले नयन और बादलों को बताया है काली पुतली के रूप में। तो क्या कहा कि नीला आसमान नीली आंखों के समान है और काले बादल उन नीली नीली आंखों के अंदर जो काली पुतली है उसके समान है। तो जो करुणा में पिघल करके धरती की प्यास बुझाने के लिए वर्षा रूपी अश्रु बहा रहे हैं, है ना, वो धरती के दुख से दुखी होकर के उसकी प्यास को वो बुझा रहे हैं। और धरती जो कि बूढ़ी हो चुकी है, सूखी हो गई है, वो अब क्या है, उस बारिश को देख करके फिर से हरी भरी और सुंदर बनने के लिए ऐसा लग रहा है कि वो ललचा रही है। तो इस प्रकार क्या है, वो धरती की प्यास बुझ जाती है, वर्षा का प्रेम पा करके धरती के मन में फिर से जो है हरा भरा होने की इच्छा जागने लगती है। तो इस तरीके से कुछ जो है पहली बूंद धरा पर आई, जिसका खूबसूरत एहसास और परिणाम धरती को मिला। तो इस तरीके से लेखक ने पहली बूंद पाठ के माध्यम से प्रकृति की जो है इच्छा है, उसका सौंदर्य है, बारिश और बादलों का मानवीकरण किया है। तो आशा है कि आपको पाठ समझ आया होगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आगे शब्दार्थ है, इनको आप देख लेना। नयन आंख, अंबर आकाश, जलधर बादल, करुणा दया, अश्रु आंसू, विगलित पिघलना, चिर लंबे समय से, शस्य श्यामला मतलब फसलों से भरी हुई हरी भरी धरती, ललचाना मतलब आकांक्षा रखना या इच्छा रखना, धरा मतलब धरती, है ना। तो आगे की जो वीडियो आएगी उसमें हम इसके प्रश्न और उत्तर देखेंगे। उससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर दें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।